अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। बंसीपुर गांव में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। एक दिन सुंदरी कहती है, पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे वो सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। आश्चर्य होके बबलू कहता है, अरे भगवान, तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, बबलू जी, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे।
वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सिमी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिमी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। गंगापुर नगर में सिमी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, मगर सिमी को कहानियाँ सुनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। सिमी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ ने कहा, अरे सिमी, तुम तो जानती हो मेरे पास कितना काम है, ये सब काम कौन निपटाएगा। तो सिमी पापा के पास जाती है, पापा को कहानी सुनाने के लिए कहती है। अरे सिमी बेटा, मैं तो ऑफिस की फाइल्स देख रहा हूँ। सिमी दोनों की बातें सुन के बहुत परेशान होती है और उदास भी होती है। अरे मैं किसके पास जाके कहानी सुनूंगी, मम्मी पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं। तो सिमी दौड़ दौड़ के अपने भाई के पास पहुंचती है, भाई को भी बोलती है कहानी सुनाने के लिए। तो भाई कहता है, सिमी, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम भी जाके पढ़ो, कहानी के पीछे क्यों पड़ी हो। तो सिमी के मुंह पे फिर से उदासी छा जाती है, मगर सिमी हार नहीं मानी, पड़ोस में जाके पहुंच जाती है। पड़ोसी की आंटी को कहती है कहानी सुनाने के लिए। तो पड़ोस की आंटी कहती है, अरे मुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या, मैं अभी बाजार जा रही हूँ, अभी नहीं। सबकी ना सुनते सुनते सिमी थक के घर आ जाती है और तय करती है, अरे इन सब के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मैं कल जाके टीचर से पूछूंगी। ऐसे सोच के खाना खा के सो जाती है और सुबह स्कूल पहुंचती है तो टीचर से कहती है कहानी सुनाने के लिए। तब टीचर ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले हम हिस्ट्री की लेसन खत्म करते हैं, बाद में टाइम मिला तो देखा जाएगा। तो सिमी फिर उदास चेहरे से आके अपने बेंच पे बैठ जाती है। सिमी जिस किसी को भी कहानियाँ सुनाने की मांग कर रही थी, उनके पास कहानियाँ सुनाने के लिए कोई टाइम ही नहीं था। एक दिन आशा दीदी सिमी के स्कूल आती है। आशा दीदी टीचर भी नहीं थी और वो पढ़ती भी नहीं थी। वे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बड़ी थी, मगर टीचर से छोटी थी। आशा दीदी दिखने में बहुत सुंदर थी, दुबली पतली सी है तो भी उसकी चेहरे पे एक अजीब सा मुस्कान था। आशा दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चे और टीचर की दोस्त बन गई। तो सिमी की मन में ये ख्याल आता है, अरे मैं आशा दीदी को कह के कहानी सुन सकती हूँ। मगर सिमी के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि कैसे पूछे। तो एक दिन धीरे से आशा दीदी के पास जाती है। आशा दीदी, क्या आपके पास थोड़ा समय मेरे लिए है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? तो आशा दीदी सिमी को सर से पैर तक देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ सिमी, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियाँ पसंद है बताओ तो। सिमी को इससे पहले ऐसे कोई प्यार से बात नहीं किया कहानियों के बारे में। तो सिमी सोचते हुए पूछती है, दीदी क्या आपको भालू की कहानी आती है? तो आशा दीदी स्कूल के आंगन में स्कूल के बाद कहानी सुनाने की वादा करती है। तो सिमी और उसके दोस्त स्कूल के आंगन में स्कूल की लास्ट घंटी बजने के बाद जा पहुंचते हैं और आशा दीदी अपनी कहानी शुरू करती है। आशा दीदी जंगल में घूमते घूमते खो गया हुआ एक भालू की कहानी शुरू करती है। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना मजबूत था कि सिमी को आशा दीदी की सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी और सिमी तो अपनी ख्यालों में जंगल में भालू के साथ खुद खो गई थी। आशा दीदी की कहानी सुनाने की तरीका इतना आकर्षक था कि आसपास खेलने वाले सिमी के सारे दोस्त भी आशा दीदी की फैन बन गए और वो भी कहानी सुनने के लिए आ पहुँचे। ऐसे ही कहानियों का सिलसिला हर दिन चलता रहा। तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा जिससे उसने सुबह फेंका था। केले की छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। एक शहर में लालू नाम का एक आदमी रहता था। वह खाने पीने का बड़ा ही शौकीन था। दिन भर में वो बहुत सी चीजें खाया करता, मगर जो कुछ भी वह खाता उसका छिलका या पेपर या पॉलीथीन का बैग
सबको सड़क पे यूं ही फेंक देता। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके ऐसे करने से आसपास का इलाका गंदा हो जाएगा और केले की छिलके को इधर उधर फेंकने से कोई भी गिर सकता है। अरे मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं खाऊंगा, मैं फेंकूंगा। तुम्हें अगर ये गंदा लगता है तो तुम साफ कर लो। ऐसे कहते हुए अपनी आदत को तो वो नहीं बदला। एक दिन लालू ऐसे करता हुआ देख एक छोटी बच्ची ने उसे रोक लिया और उससे कहा, अरे अंकल, आप यह केले के छिलकों को ऐसे क्यों फेंक रहे हो सड़क पर? इससे कोई फिसल कर गिर सकता है और इससे हमारा आसपास का जगह भी गंदा हो जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, है ना? क्या आपको स्कूल में यह सब नहीं सिखाया? ऐसे पूछती है। लालू राम ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसके साथ मजाक करने लगा। अरे बच्चे, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। लालू हंस हंस कर वहाँ से चल पड़ा। लेकिन जब वह शाम को अपने घर की ओर वापस लौट रहा था, तब वही बच्ची पास में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लालू उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखकर लालू मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक उसका पैर उसी केले की छिलके पर पड़ा जिससे उसने सुबह फेंका था। केले की छिलके पर पैर पड़ते ही वह फिसलकर जोर से गिर पड़ा। अरे मैं तो गिर गया, कोई तो बचाओ, कोई तो उठाओ, हाय मेरी कमर। कहते हुए दर्द से बिलबिलाता रहा। उसको देख आसपास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। तब उस बच्ची उसके पास वापस आकर कहती है, क्यों अंकल, मैंने कहा था ना कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अब तो आपको समझ में आई। तब लालू हाय तौबा करते हुए, अरे क्या ये तुम्हारी शैतानी है? क्या तुमने ये छिलका यहाँ फेंका था? ऐसे कहते हुए गुस्सा करता है। मगर वो बच्ची कहती है, अरे अंकल, सुबह आपने ही फेंका था, आपका फेंका हुआ है ये केले का छिलका। केले के छिलके ने आखिर आपको सबक सिखाया ना। कहते हुए उसको हाथ देकर सब बच्चों की सहारे उसको उठाते हैं और पानी पिलाते हैं और सब बच्चे मिलकर उसको समझाते हैं कि अंकल देखो, हमारे स्कूल में तो सिखाया है, अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो हमसे सीखो। जो भी कचरा है, कूड़ा है, उसको कूड़ेदान में फेंकना चाहिए और हमारे आसपास और इर्द गिर्द के प्रदेश को हमें खुद साफ सुथरा रखना चाहिए। इतना ही नहीं अंकल, और भी है। सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग डालने से सरकार उससे गोबर बनाएगी। हाँ अंकल, उसको रिसाइकिल करेगी। अब तो समझ में आई ना। लालू को अपने किए पर बच्चों की बात सुन के बहुत शर्मिंदगी होती है और लालू कहता है, हाँ हाँ बेटा, अब तो अच्छे से समझ में आ गई। अब के बाद ना मैं कचरा फेंकूंगा और ना फेंकने दूंगा। ऐसे लालू अपनी गलती की एहसास करते हुए कचरा न करने का प्रण लेता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे बच्चों ने समझाया था, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करके साफ सफाई की ध्यान रखता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताजे समोसे ले लो। लंदनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली और अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, स्वादिष्ट और ताजे समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। टिल्लू भैया, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मुझे 4 समोसे दे दो। एक और ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। हाँ भैया, मुझको 10 समोसे पैक करके देना। इस तरह से टिल्लू की आवाज़ सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके पूरे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में पीलू चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, आप लंच कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटा,
तू समझदारी से समोसे बनाना, तेल बहुत गर्म है। और फिर पीलू चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टिल्लू भोजन करने लगता है। अच्छा पीलू, मैंने लंच कर लिया है, चल अब तू घर जा। लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इनाम दिया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये ले तेरा इनाम। और टिल्लू पीलू को कुछ पैसे देता है। पीलू खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। पीलू की माँ बबली उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। आजा पीलू, खाना खा ले। इस तरह वे लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन लेके जा रही होती है, तभी उसे सुंदरी मिलती है। अरे पीलू, तेरी माँ कहाँ है? आज तेरे पिताजी जब समोसे तल रहे थे तो गलती से उनके शरीर पर गरम गरम तेल डल गया। कुछ पक्षियों की मदद से वे अब अस्पताल में भर्ती है। तुम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचो। फिर पीलू अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर साहब, ये लो मेरा गुल्लक और इसमें से जितने पैसे हैं आप ले लो और मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। घर के पूरे पैसे टिल्लू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। फिर 2 दिनों बाद टिल्लू को होश आता है। बबली अपने पति से पूछती है, ये सब कैसे हो गया जी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। आप ध्यान देकर काम नहीं कर रहे थे क्या? पता नहीं बबली, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतने सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है जी, जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप बच तो गए। चलिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। लेकिन मैं आराम कैसे करूं बबली? घर का खर्च भी तो चलाना है। मेरे इलाज में कितने पैसे लगे होंगे और मेरी दुकान भी इतने दिनों से बंद थी। पिताजी, मैं अब से समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। पीलू की बात सुनकर, हाँ पीलू, मैं भी तेरी समोसा बनाने में मदद किया करूंगी। और अगले दिन से पीलू और उसकी माँ बबली समोसा बेचने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक पक्षी उनके पास आता है। वो पक्षी उनसे कहता है, अरे मैडम जी, क्या ये टिल्लू जी की समोसे की दुकान है? जी, ये टिल्लू जी की ही समोसे की दुकान है। आप कौन हैं? जी, मैं कड़कनाथ जी के यहाँ से आया हूँ। कल कड़कनाथ जी की बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने 200 समोसों का ऑर्डर दिया है और कहा है कि सिर्फ टिल्लू जी के समोसे की दुकान के यहाँ ही मैं ऑर्डर करूं। आप चिंता मत कीजिए, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बनाते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं समोसे भिजवा दूंगी। वो पक्षी कड़क सेठ का पता दे देता है और साथ में 20,000 रुपये एडवांस भी दे देता है। पैसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और उसके बाद दोनों माँ बेटी समोसे बनाने में जुट जाती हैं। और फिर बहुत कड़ी मेहनत के बाद दोनों 200 समोसे बनाने में कामयाब होती हैं। और फिर पीलू उन समोसों को सेठ के पते पर ले जाकर पहुंचा देती है। कड़क सेठ बचे हुए समोसों के पैसे दे देता है और फिर पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है। और फिर पीलू अपने पिताजी से कहती है, ये लीजिए पिताजी 10,000 रुपये, ये मैंने कड़कनाथ जी के ऑर्डर से कमाए हैं। पैसे देखकर टिल्लू कहता है, पीलू, ये तेरी ही मेहनत का नतीजा है, नहीं तो मेरी हालत तो ऐसी है कि हम लोग बर्बाद ही हो गए होते। कुछ दिनों बाद टिल्लू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर से समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बनाने में पीलू चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। चंबल नगर में गोलू नाम का एक बच्चा था। उसके घर में एक शरारती चूहा घुस गया। वह चूहा बहुत छोटा सा था मगर बहुत शरारती था। घर भर दौड़ता। गोलू चूहे को देख लेता है और मम्मी को कहता है, माँ, घर में चूहा घुस आया है। अरे गोलू, मैंने तो कहीं नहीं देखा। आपको कहाँ नजर आया? मेरे रूम में दौड़ता हुआ मैंने देखा है माँ। तो माँ सोचती है ये तो बच्चा है, इसको तो शायद ख्याल आया होगा कि कोई चूहा दौड़ रहा है, तो उसकी बातों को नेग्लेक्ट कर देती है और अपने काम में लग जाती है। एक दिन वो चूहा गोलू की किताब कुतर देता है, कुछ कपड़े भी कुतर देते हैं। तब गोलू आके उस किताब और कपड़ों को माँ को दिखाता है। माँ,
देखो ना, मेरे किताब और कपड़े दोनों को काट के कुतर दिया। तब माँ को लगता है कि गोलू सच बोल रहा है। माँ घर भर ढूंढती है मगर चूहा नहीं मिलता। चतुर चूहा गोलू की बिस्तर के नीचे जाके छुप जाता है। अब चूहे की नजर पड़ी गोलू की माँ के खाने पे। गोलू की माँ जो खाना बनाती और बिना ढके रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पीकर बड़ा हो गया। गोलू की मम्मी किचन में आती है और देखती है, अरे मैंने तो इसको ढका था। शायद लगता है मैं भूल गई, इसीलिए इस चूहे ने ना नाक में दम कर रखा है। ये पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे गोलू पहुँचता है और कहता है, चूहा जब छोटा था तभी मैंने कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। सच है गोलू, मगर मैं भी तो ट्राई कर रही हूँ इस चूहे को बाहर निकालने की, हाथ में आता ही नहीं। पता नहीं घर कहाँ बनाया है। इनकी बातों को चुपचाप सुनते हुए चूहा हंसता है और अपना घर, जो कि गोलू की बिस्तर के नीचे है, वहाँ पे जाके फिर से छुप जाता है। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीबें लगाकर थक गया मगर बोतल खोल नहीं पाया। मगर चूहे ने भी ठान लिया था कि शरबत पीना है। चूहा बोतल पर किसी भी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें मुंह घुसाने के लिए कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस पा रहा था। फिर चूहे को एक आइडिया आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत में गीली हो गई तो पूंछ को बाहर निकाल के उसे चाट चाट कर चूहे की पेट भर गया। जैसे चूहा अपनी पूंछ को चाट चाट के मजे ले रहा था, तभी किचन में गोलू की माँ पहुँच जाती है और गोलू को इशारे से बुलाती है, गोलू इधर आओ, देखो चूहा क्या कर रहा है। अरे माँ, ये चूहा तो बहुत होशियार निकला। मुझे भी यही आश्चर्य हो रहा है, इतनी तंग मुंह वाली बोतल से इसने जूस कैसे पिया। माँ, इस चूहे को ना हम अपने ही घर में रहने देते हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने से कोई कार्य असंभव नहीं होता। ये नैतिक शिक्षा इस चूहे ने मुझे दिखाया। तो फिर माँ, इसके लिए एक पिंजरा खरीदे। माँ और गोलू दोनों बाजार जाके चूहे के लिए एक सुंदर सा पिंजरा लेके आते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं।